6 टुकड़े करके लाश को 10 फीट गहरे गड्ढे में दफनाने वाला गुलामुद्दीन आखिरकार मुंबई से गिरफ्तार होकर जोधपुर पहुंच चुका है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, पता लगा रही है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं। इस केस में कई ऐसे सवाल हैं जिनका पता लगाना बेहद जरूरी है। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन से पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। पुलिस ने कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं दिए हैं। मीडिया ने उनसे पूछा भी तो उन्होंने जवाब नहीं दिए। पुलिस गुलामुद्दीन को 7 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या इस पूरे मामले में और भी कई किरदार शामिल थे जिन्होंने गुलामुद्दीन की मदद करी, और ये वो सवाल हैं जिनको अभी पुलिस को तलाशना बाकी है। जानकारी के मुताबिक अब तक की पूछताछ में गुलामुद्दीन ने लूट के इरादे से हत्या करने की बात कबूल की है। अनीता को लूट के लिए गुलामुद्दीन ने नशे का ओवरडोज दिया था, इसी की वजह से वो होश में नहीं आ पाई। इस पर उसने अनीता की हत्या कर दी और बॉडी के टुकड़े घर के आगे ही गाड़ दिए। इधर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अभी भी जानकारी नहीं दे रही है पूरी तरीके से। पुलिस तफ्तीश कर रही है, ये बात बोल रही है बार बार, लेकिन इस पूरे हत्या के मामले में कई पहलू अभी भी अनसुलझे हैं जिनको सुलझाना बेहद जरूरी है। गुलामुद्दीन के पुराने रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो पुलिस का ये कहना है कि उसने लूट के इरादे से अनीता की हत्या की थी, लेकिन पूरी जांच होने तक पुलिस गुलामुद्दीन के बयानों पर विश्वास नहीं कर रही है। वैसे आपको बता दें कि अनीता और गुलामुद्दीन दोनों एक दूसरे से पहले से ही संपर्क में थे और इसीलिए गुलामुद्दीन ने अनीता को मिलने के लिए उस दिन अपने घर पर बुलाया था। इसीलिए अनीता रात को गुलामुद्दीन के घर पर ही रुकने वाली थी। उस दौरान अनीता अपने साथ घर से कपड़े भी लेकर आई थी। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनीता चौधरी अंतिम बार जिस सीसीटीवी कैमरे में ऑटो में बैठते हुए थैले के साथ नजर आई थी, उसी थैले में अनीता रात को रुकने के लिए कपड़े भी अपने साथ लेकर आई थी। वैसे आपको बता दूं कि जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड के 8 दिन के बाद मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी को मुंबई से पकड़ लिया गया। शुक्रवार रात पुलिस उसे जोधपुर लेकर आई। गुलामुद्दीन नेपाल भागने की फिराक में था। वो जब भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था तो पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपना फोन बंद कर रहा था। इसी वजह से पुलिस को उसकी सही लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। पिछले 5 दिन से, तकरीबन 5-6 दिन से एडिशनल डीसीपी निशांत भारद्वाज की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई थी। वो 5-6 दिनों से ही अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा था, पुलिस को चकमा दे रहा था। इस पूरे मामले पर डीसीपी राजश्री राज ने कहा है कि हत्याकांड के बाद से पुलिस गुलामुद्दीन का पीछा कर रही थी। गुलामुद्दीन काफी शातिर अपराधी है, उसके खिलाफ पहले से ही जहर देकर अपराध करने के मामले दर्ज हैं। ऐसे में वो काफी शातिर तरीके से बचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए सीसीटीवी का सहारा लिया। पुलिस हत्याकांड के बाद से 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले और गुलामुद्दीन तक पहुंच पाई। इस पूरे मामले पर डीसीपी राजश्री राज ने कहा है कि गुलामुद्दीन मुंबई से भी फरार होने वाला था। पुलिस ने बताया है कि गुलामुद्दीन नेपाल जाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस को उसके पास से भारत से फरार होने के कई अहम सुराग भी मिले हैं। डीसीपी ने यह भी बताया कि अनीता मर्डर केस की जांच एडीसीपी लेवल के अधिकारी करेंगे। इस मामले में हत्याकांड और शव मिलने के बाद से कई तरह की बातें भी सामने आई हैं। इधर गुलामुद्दीन के पकड़ में आने के बाद पुलिस ने एक बार फिर से इस पूरे मामले में कई और भी लोगों को हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीता मर्डर के बाद से गंगाड़ा निवासी गुलामुद्दीन फरार चल रहा था। कुछ फोन लोकेशन के आधार पर जोधपुर वेस्ट के एडिशनल डीसीपी निशांत भारद्वाज के नेतृत्व में एक टीम जो है मुंबई गई थी। मुंबई वेस्ट के ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी के निर्देशन में टीमों ने गुलामुद्दीन को एक घर से गिरफ्तार करके जोधपुर पुलिस के हवाले किया। वैसे कहा जा रहा है कि जोधपुर पुलिस को मुंबई के एक सीसीटीवी फुटेज से गुलामुद्दीन का वहां पर होने का सुराग मिला था। अनीता की हत्या के बाद से पुलिस के सामने कई सवाल जो है वो चुनौती बने हुए हैं और पुलिस उन सवालों के जवाब सबसे पहले तलाशने में जुटी हुई है। मसलन सबसे पहला सवाल जो गुलामुद्दीन से पुलिस जानना चाहती है, जिसका जवाब वो ये है कि अनीता की हत्या क्यों की हुई थी। हालांकि कई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि लूट के इरादे से हुई थी, लेकिन फिर भी इस हत्याकांड में गुलामुद्दीन का साथ जो है किस किसने दिया, कौन कौन शामिल था। क्या गुलामुद्दीन ने अनीता की हत्या करके लाश को अपने घर में ही काटा था? अनीता की हत्या लूट के लिए हुई या फिर प्रॉपर्टी विवाद में हुई या फिर ब्लैकमेलिंग
जो है इस पूरे हत्याकांड की वजह बना। प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी जिसका नाम आया था, उसका इस हत्याकांड में क्या कनेक्शन है, उसका कोई नाता है या नहीं है। अनीता जो बैग लेकर ब्यूटी पार्लर से निकली थी और ऑटो में बैठते वक्त जो बैग था उसके पास, वो अब कहाँ है। अनीता के कपड़े कहाँ बदले गए थे। गुलामुद्दीन को जोधपुर से फरार करने और फरारी काटने में किसने उसका सहयोग करा, क्योंकि अगर कोई शख्स इस तरीके से बच रहा था तो जाहिर सी बात है अकेले वो ये सब नहीं कर सकता, कोई ना कोई उसकी मदद जरूर कर रहा था। वैसे आपको बता दूं कि जोधपुर ब्यूटिशियन मर्डर केस का मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन के पास से गफ्फार नाम की फर्जी आईडी मिली है। पुलिस उसे मुंबई से गिरफ्तार करके 8 नवंबर की रात को जोधपुर लाई। उससे पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार रात जोधपुर डीसीपी वेस्ट राजश्री राजवर्मा ने कहा कि गुलामुद्दीन वारदात के बाद अहमदाबाद होते हुए मुंबई भाग गया था। इरादा था कि बिहार की ट्रेन पकड़कर वो नेपाल के रास्ते देश छोड़ देगा। पुलिस को उसकी लोकेशन मुंबई में मिल चुकी थी, लेकिन वो फोन ऑन नहीं कर रहा था। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उसने अपना फोन ऑन किया तो पुलिस टीम ने उसे दबोचने के लिए वहां पर फौरन पहुंची। स्टेशन पर पुलिस ने हर जगह देखा, लेकिन जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो वो वहां से भागा। लेकिन सीआई शकील खान ने बाइक से पीछा करके उसे दबोचा। डीसीपी वेस्ट राजश्री राजवर्मा ने कहा है कि गुलामुद्दीन ने अपना नाम बदलकर गफ्फार रख लिया था ताकि किसी को पता ना चले। तलाशी में उसके पास से गफ्फार नाम की फर्जी आईडी भी मिली है। हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस का कॉल आया तो वो जोधपुर से बस पकड़कर अहमदाबाद भाग गया था। डीसीपी वेस्ट राजश्री राजवर्मा ने यह भी बताया कि हत्या के कारणों को लेकर अभी बयान जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसके बैग से मुंबई से बिहार जाने का ट्रेन का टिकट भी मिला था। वो नेपाल के रास्ते देश से फरार होने की फिराक में था। डीसीपी वेस्ट ने यह भी बताया कि अनीता 26 अक्टूबर को सरदारपुरा से ऑटो में बैठकर गंगाना इलाके में स्थित गुलामुद्दीन के घर गई थी। ऑटो ड्राइवर से पुलिस ने गुलामुद्दीन के घर का पता लगाया था। गुलामुद्दीन को कॉल किया तो वो घबरा गया और जोधपुर रेलवे स्टेशन से बैग खरीद कर जैन ट्रेवल्स की बस में बैठकर अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद से ट्रेन से वो मुंबई पहुंचा और अलग अलग लॉन्च में ठहर रहा था। वहां पे दिन बिता रहा था। वो उसने हर जगह जो है वहां पे उसने गफ्फार नाम की आईडी दी थी, जो फर्जी आईडी उसके पास से मिली है। 7 नवंबर को वो ट्रेन से बिहार जाने वाला था और 6 और 7 नवंबर की रात को ही वो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ही सोया। गुलामुद्दीन ने अपना मोबाइल जोधपुर एमडी हॉस्पिटल की पार्किंग में अपनी स्कूटी में ही छोड़ दिया था। जो उसका मोबाइल वो जोधपुर में यूज कर रहा था, वो दूसरे मोबाइल से इस्तेमाल कर रहा था और बात कर रहा था। उसका नंबर पुलिस के किसी तरीके से हाथ लगा। वो मोबाइल को कुछ मिनट के लिए ही ऑन कर रहा था। एक बार ऑन करने पर पुलिस को पहली बार उसकी लोकेशन अहमदाबाद होने की मिली थी। दूसरी बार जब उसने ऑन की तो लोकेशन मुंबई मिली। इसी के बाद पुलिस जो है मुंबई पहुंची थी, क्योंकि आखिरी लोकेशन उसकी वही थी, क्योंकि उसके बाद उसने अपना फोन ऑन नहीं किया था। लास्ट लोकेशन के आधार पर सीसीटीवी फुटेजेस खंगालना शुरू हुए। 7 नवंबर को बिहार के टिकट लेने के बाद वो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जो है उसने आखिरी बार फोन ऑन किया था। लोकेशन ट्रेस होते ही पुलिस टीम एडीसीपी निशान भारद्वाज, सीआई मोहम्मद शफीक खान, सीआई शकील अहमद मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े। स्टेशन के जब ये लोग वहां पहुंचे स्टेशन पर तो इन्होंने चप्पे चप्पे को खंगाला। हर तरफ गुलामुद्दीन की तलाश हुई। पुलिस टीम को स्टेशन पर देखकर गुलामुद्दीन एकदम घबरा गया और वहां से इसने अब भागने का फैसला किया और वो वहां से मौका देखकर भाग भी गया। मगर सीआई मोहम्मद शफीक खान ने फुर्ती दिखाई और बाइक से इसका पीछा किया और कुछ ही मिनटों में इसे दबोच लिया। पुलिस ने गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन से भी पूछताछ के लिए 6 दिन की रिमांड भी मांगी है। इतना ही नहीं, पुलिस गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी करेगी इस पूरे मामले में। मर्डर में बाकी लोगों की भूमिका के बारे में पूछताछ की जाएगी। अनीता चौधरी का शव जो है, वैसे मैं आपको बताऊं, जोधपुर जिला हॉस्पिटल की मॉर्चरी में ही इस वक्त रखा हुआ है जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिश्तेदारों का इस पूरे मामले पर कहना था कि उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और बेटे को सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलेगी वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना ही शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद भी सामने नहीं आई थी कि वो ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उनकी जो मांगे थी उनकी क्लियर थी कि 1 करोड़ का मुआवजा और बेटे को सरकारी नौकरी, साथ ही इस मामले में सीबीआई जांच हो। आपको बता दूं कि जोधपुर पुलिस ने शनिवार को कुड़ी के सरकारी हॉस्पिटल में गुलामुद्दीन का मेडिकल चेकअप कराया। इसके बाद उसे महिला थाना पश्चिम ले जाया गया। यहाँ उससे पूछताछ की जा रही थी। ये पूछताछ शुक्रवार रात से जारी है और आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। फिर उसके बाद पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि मजिस्ट्रेट से आरोपी की रिमांड मांगी गई।
अनीता का शव मिलने के बाद 31 अक्टूबर से ही पुलिस उसके रिश्तेदारों से शव का पोस्टमार्टम करवाने और उसे उठाने के संबंध में बात कर रही थी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, रिश्तेदार जो हैं वो इस पूरी मांग पर अड़े हुए थे कि 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी बेटे को, और साथ ही साथ इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो। मगर इस पूरे मामले पर अगर गुलामुद्दीन की आपराधिक हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वो बदमाश प्रवृत्ति का इंसान है। उसने लूट के इरादे से पहले भी जहर देकर वारदातों को अंजाम दिया है। उसके खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। लेकिन अगर बात करें कि कैसे गुलामुद्दीन ने अनीता का मर्डर किया, तो अभी तक की खबरों के मुताबिक जोधपुर गंगाना मोहल्ले में वो घर है जहां पर अनीता का कत्ल हुआ। उस घर का मालिक जो है उसका नाम गुलामुद्दीन है, जिसे मुंबई से पुलिस ने गिरफ्तार किया। 23 अक्टूबर को असल में गुलामुद्दीन ने अचानक जेसीबी मशीन बुलवाई और घर के ठीक बाहर जो है एक गड्ढा खुदवाया। 10 फीट के करीब वो गड्ढा था। पूरे मोहल्ले ने जेसीबी मशीन भी देखी और खुदते हुए उस गड्ढे को भी देखा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अचानक गुलामुद्दीन ठीक अपने घर के बाहर इतना गहरा गड्ढा क्यों खुदवा रहा है। इधर गड्ढा खुदता, उधर गड्ढा खुदने के ठीक 3 दिन बाद इसी जोधपुर शहर की एक 50 साल की महिला जिसका नाम अनीता चौधरी था, वो अचानक गायब हो जाती है। अनीता चौधरी जोधपुर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 26 अक्टूबर को वो ब्यूटी पार्लर आती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। अब गड्ढा खुदे हुए तकरीबन 8 दिन हो चुके थे। इन 8 दिनों में गड्ढे को दोबारा से भर भी दिया गया था। उधर जो महिला गायब हुई थी, 50 साल की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी, उनको गायब हुए हुए तकरीबन 5 दिन बीत चुके थे। अब भी अनीता का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। गड्ढा खुदने और भरने के ठीक 8 दिन बाद यानी कि 31 अक्टूबर की रात जोधपुर पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन के उस घर पर पहुंची। इस बार पुलिस वाले भी अपने साथ जेसीबी मशीन लेकर वहां पहुंचे थे। 8 दिन पहले खुदा गड्ढा अब फिर से दोबारा खुदवाया गया और पुलिस ने जब गड्ढा खुदवाया तो इस बार उस गड्ढे से 8 अलग अलग थैलियां निकली और उन 8 अलग अलग थैलियों में उसी महिला यानी कि अनीता चौधरी की लाश के टुकड़े थे जो इतने दिनों से गायब थी। पुलिस ने जब उस गड्ढे को खोदा तो पुलिस को उस गड्ढे से न सिर्फ लाश मिली बल्कि इत्र की शीशियां भी मिली, जिन्हें बाकायदा रखा गया था जानबूझकर ताकि वहां से बदबू ना निकले। वैसे आपको बता दूं, जोधपुर में मौजूद अग्रवाल टावर वो जगह है जिसके अंदर सनशाइन ब्यूटी पार्लर है। ये ब्यूटी पार्लर अनीता चौधरी चलाती थी। 50 साल की अनीता चौधरी शादीशुदा है और उनका एक बेटा भी है। 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोजाना की तरह घर से ब्यूटी पार्लर पहुंची थी और फिर कुछ देर के बाद ही वहां से वो निकल जाती हैं। काफी देर तक जब अनीता चौधरी वापस ब्यूटी पार्लर नहीं लौटी तो ब्यूटी पार्लर की एक महिला स्टाफ ने उन्हें फोन किया। फोन उनका बंद था। बाद में अनीता के जो पति हैं उनको फोन करके उस स्टाफ ने बोला। इसके बाद अनीता के पति को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो हर तरफ अनीता को ढूंढना शुरू करते हैं। उसके नंबर पर कॉल कर रहे थे लगातार, लेकिन फोन ऑफ जा रहा था। इसके बाद अनीता की तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात बीत गई, पर अनीता का कोई भी सुराग नहीं मिला। कुछ पता नहीं चला कि अनीता कहाँ है। आखिरकार 27 अक्टूबर को अनीता के पति पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब पुलिस अनीता की तलाश में जुट जाती है। 4 दिन बीत जाते हैं, अनीता का कोई सुराग नहीं मिलता। मगर इस बीच अनीता के पति मनमोहन के पास अनीता की एक सहेली जिसका नाम सुमन है, उसका फोन आता है। सुमन मनमोहन से कहती हैं कि उसे शक है कि अनीता को तैयब अंसारी नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने किडनैप कर लिया है। जैसे ही ये नाम आता है, बल्कि बाकायदा सुमन मनमोहन जो अनीता के पति हैं उनसे ये भी कहती हैं कि अनीता के पास कुछ ऐसा जरूर था जो तैयब अंसारी की इमेज को नुकसान पहुंचा सकता था। तैयब अंसारी जो था वो पाली का रहने वाला है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से कहते हैं उसकी अच्छी खासी बातचीत है, उसका अच्छा खासा दखल है। सुमन के साथ इस बातचीत को सुमन के कहने पर ही मनमोहन ने रिकॉर्ड भी किया था और फिर उसे पुलिस को भी दिया। अब इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद पुलिस ने तैयब अंसारी से भी संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनीता का कोई सुराग नहीं मिला, पर तफ्तीश जारी थी और इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा मिला जो कि अनीता के जो ब्यूटी पार्लर था उसके पास लगा हुआ था। अब जैसे ही पुलिस के हाथों सीसीटीवी कैमरा लगा तो अनीता उसमें दिखाई दी। इस कैमरे में अनीता दिखाई देती है 26 अक्टूबर की दोपहर को। पीला सूट पहने हुए अनीता एक ऑटो में बैठती नजर आती है। तस्वीर देखकर साफ लगता है कि किसी ने जबरदस्ती उसे नहीं बिठाया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से उस ऑटो में बैठकर कहीं गई है। अब इसी सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस
उस ऑटो वाले की तलाश में जुट जाती है जिसमें बैठकर आखिरी बार अनीता वहां से गई थी। आखिरकार ऑटो वाला मिल जाता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में वो बताता है कि 26 अक्टूबर की दोपहर अनीता को उसने गंगाना इलाके में ड्रॉप किया था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि गंगाना में आखिर अनीता का कौन जानकार रहता होगा जहां अनीता गई होगी। अनीता इस ये जो जानकारी थी गंगाना वाली अनीता के पति मनमोहन से शेयर की जाती है, रिश्तेदारों से पूछताछ होती है। तो फिर पता चलता है कि अनीता की ब्यूटी पार्लर दुकान के ठीक सामने एक ड्राई क्लीन की दुकान है, नाम है स्टार ड्राई क्लीनर, और इसी स्टार ड्राई क्लीनर का जो मालिक है गुलामुद्दीन, वो गंगाना में रहा करता था। क्योंकि अनीता और गुलामुद्दीन की दुकानें काफी वक्त से आमने सामने थी, लिहाजा सालों से दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब ये जानकारी मिलते ही जोधपुर पुलिस की एक टीम सीधा गंगाना में गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है, मगर उससे पहले गुलामुद्दीन को पुलिस फोन करती है। अब जब पुलिस फोन करती है तो गुलामुद्दीन पुलिस के फोन से घबरा जाता है और इससे पहले पुलिस वहां पहुंचती है वो फरार हो जाता है। मगर जब पुलिस जोधपुर में गुलामुद्दीन के घर पहुंची तो पता चला कि वो पिछले कुछ दिनों से घर पर है ही नहीं। अब तक की पुलिस टीम गुलामुद्दीन को भी लोकेशन को ढूंढने में लग जाती है। इस दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में गुलामुद्दीन नजर भी आता है, जो कि 29 अक्टूबर का था। 29 अक्टूबर को गुलामुद्दीन एक्टिवा में स्कूटी पर बैठा जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता दिखाई देता है। गुलामुद्दीन कहीं अचानक गायब हो जाना पुलिस का माथा ठनकाता है। इसी के बाद अब पुलिस गुलामुद्दीन की बीवी आबिदा को पूछताछ के लिए बुलाती है। थोड़ी देर तक जैसे हर अपराधी करता है, बात को घुमाता है, इधर उधर की बातें करता है। आबिदा ने भी यही किया, मगर जब पुलिस ने आबिदा से सख्ती से पूछताछ करी तो वो टूट गई और उसने बोलना शुरू किया और कहानी बताई कत्ल की। उसका पहला सच ये था कि 8 दिन पहले उसके घर के ठीक बाहर 10 फीट गहरा जो गड्ढा खोदा गया था उसे फिर से भर दिया गया बाद में। अब वो चाहती थी कि पुलिस उसे दोबारा खोदे। 21 अक्टूबर की रात को आबिदा ही थी जिसने पुलिस वालों को जेसीबी मशीन मंगाकर अपने ही घर के बाहर बने उस गड्ढे को दोबारा खुदवाया। आबिदा के कहने पर ही इसी गड्ढे से अनीता बाहर आई, लेकिन इस बार 6 टुकड़ों में उसकी लाश थी पॉलिथीन बैग के अंदर। इन्हीं अलग अलग बैगों में अनीता टुकड़ों में सिमटी हुई थी। अनीता का सच अब उगल चुकी थी। 6 टुकड़ों में बटी अनीता की लाश पुलिस के कब्जे में थी। कपड़ों से अनीता के परिवार वालों ने उसकी लाश की शिनाख्त भी करी, लेकिन आबिदा का शौहर गुलामुद्दीन फरार था। उस वक्त पुलिस की गिरफ्त से दूर था, कुछ पता नहीं था उस वक्त तक कहाँ है गुलामुद्दीन। लिहाजा पुलिस ने आबिदा को पकड़ा और उससे दोबारा से ठीक से पूछताछ पूरी तरीके से करी गई। इसके बाद साजिश की एक ऐसी कहानी उसने बताई पुलिस को जिसे सुनकर पुलिस वाले हैरान थे। उसने बताया कि 26 अक्टूबर की दोपहर ऑटो में बैठकर अनीता गंगाना में गुलामुद्दीन के घर पर ही गई थी। दरअसल गुलामुद्दीन ने उसे अपने घर बुलाया था। घर पहुंचने के बाद गुलामुद्दीन और आबिदा ने कहते हैं कि अनीता को शरबत पिलाया और शरबत में बेहोशी की दवा थी जिससे वो बेहोश हो गई। जब अनीता बेहोश हो गई तो गुलामुद्दीन ने चाकू से अनीता की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने लाश के 6 टुकड़े किए, फिर सारे टुकड़ों को उसने बड़े बड़े पॉलिथीन के बैग में पैक किया जो वो पहले से अपने पास लेकर आया था। मतलब उसने प्लानिंग पूरी कर रखी थी कत्ल की। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने रात में सबके सोने का इंतजार किया। गुलामुद्दीन पहले से ही प्लास्टिक की थैलियां और बहुत सारा ईंधन खरीद कर ला चुका था। प्लान के तहत ठीक घर के सामने बाकायदा जेसीबी मशीन बुलाकर गड्ढा पहले खुदवा चुका था ये। जैसे ही रात काली हुई, सब लोग सो गए तो इन लोगों ने वो सारे थैले जिसके अंदर अनीता की लाश थी उन टुकड़ों को उस गड्ढे में डालकर इत्र की सारी बोतलें वहां पर रख दी ताकि बदबू ना आए। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि रात के अंधेरे में जब वो लोग गड्ढे के अंदर लाश डालकर गड्ढा भर रहे थे, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, किसी को भनक तक नहीं लगी। बराबर वाले आस पड़ोसी लोग, किसी को नहीं पता चला कि ऐसा कुछ ये दोनों पति पत्नी मिलकर वहां कर रहे हैं। मगर जब आबिदा को पकड़ा गया, उससे पूछताछ हुई, जब उसने राज खोला तो उस गड्ढे से अनीता की लाश को बाहर निकाला गया। तफ्तीश के मुताबिक अनीता और गुलामुद्दीन करीब एक दूसरे को 20 साल से जानते थे। शुरुआत में तो ये कहा जा रहा था कि अनीता को गुलामुद्दीन बहन मानता था, मुंह बोली। आमने सामने दुकानें होने की वजह से इनकी रोजाना मुलाकात भी होती थी, पर दोनों का काम अलग था। अनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी जबकि गुलामुद्दीन ड्राई क्लीन की दुकान चलाता था, तो आपस में कोई प्रोफेशनल अदावत थी नहीं। लेकिन कंपटीशन ना होने की वजह से भी ऐसा क्या हो गया कि गुलामुद्दीन ने इतनी बेरहमी से अनीता को मार दिया। अब ये सारे सवाल थे जिनका जवाब ढूंढना था, मगर गुलामुद्दीन उस वक्त फरार था। अब जाकर गुलामुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि इस पूरे मामले में जो लूट का एक एंगल है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी करता है, क्योंकि अनीता को जिस वक्त कत्ल किया गया उस वक्त अनीता ज्यादा सोने के गहने नहीं पहनी हुई थी। हालांकि अनीता को गोल्ड की ज्वेलरी पहनने का बेहद शौक था। गुलामुद्दीन जो है जुए का आदी था
और उस पर करीब 12 लाख रुपए का कर्ज था। अब कर्ज उतारने के लिए जब उसने रास्ता नहीं सूझा उसे कोई, तो उसने अनीता का कत्ल करके उसकी लाश से सोने के जेवर लूट लिए, ऐसी कहानी सामने आई। मगर जब कत्ल हुआ था उस वक्त अनीता ज्यादा सोने के गहने नहीं पहने हुए थे। तो इतने कम गहनों के लिए गुलामुद्दीन कत्ल कर देगा, अब ये बात भी अपने आप में थोड़ी सी हैरान करने वाली है। हालांकि ये सारे सवालों के जवाब तफ्तीश में पता चलेंगे, गुलामुद्दीन से पूछताछ में पता चलेगा क्या वाकई वजह जो थी वो कर्ज चुकाने के लिए कत्ल किया गया है, सोने के लिए कत्ल किया गया है, या फिर वजह कोई और है। इन सारे सवालों के जवाब पुलिस अब ढूंढ रही है, गुलामुद्दीन से पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आपका जो भी कहना है, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम खबर।